गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी बुक भारत की खोज का लेसन नंबर 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। इस लेसन में बच्चों भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में देखी जा सकती है। इसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच काफ़ी दूरी है। इनके बीच और भी नगर बसे हुए हैं जिनके अवशेष जमीन में दबे हुए हैं। लेखक का मानना है कि इनसे प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता पंजाब, हरियाणा, काठियावाड़ और गंगा की घाटी तक फैली हुई होगी। इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्त चिन्हों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता बहुत ही विकसित और हजारों वर्षों तक प्रगति के पथ पर होगी। यह एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता रही होगी। जो इसमें है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसमें व्यापारी वर्ग बहुत अमीर था। सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें थी। भले ही सिंधु घाटी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है, किंतु यदि वर्तमान को इससे जोड़कर देखें तो पता चलता है कि अनेक बदलाव होने पर भी इसमें निरंतरता बनी हुई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति को देखकर उस समय के रहन सहन, रीति रिवाज और पोशाकों का पता चलता, उनका बोध होता है। इस संस्कृति से वर्तमान भारत को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि आज का भारत उसके जीवन के तौर तरीकों, सभी कलाओं और तकनीकी का बहुत विकास हुआ है। उनकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई पड़ती हैं। अब हम टॉपिक करेंगे बच्चों आर्यों का आना। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कौन थे, कहाँ से आए थे, ये किसी को भी कुछ भी अभी तक अच्छे से पता नहीं है। हम ठोस रूप से इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में मिल सकती हैं। दक्षिण भारत की जातियों और आर्यों के बीच में कुछ समानताएं मिलती हैं, इसलिए कहते हैं कि दक्षिण भारत से आए थे। यह भी हो सकता है कि वह मोहनजोदड़ो से कई हजार वर्ष पूर्व यहाँ पे आए होंगे। इतना अवश्य है, चाहे कहीं से भी आए हों, पर यह पक्का है कि वो भारत के ही निवासी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कहा जा सकता है कि शायद इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना से हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चों बाढ़ें बहुत आती थी। अनुमान है कि सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ें ही इसके अंत का कारण होंगी। मौसम में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ होगा, जमीन सूख गई होगी, खेतों पर रेगिस्तान छा गया होगा। मोहनजोदड़ो के खंडरों पर जमी रेत की परतें इस बात को सिद्ध करती हैं कि वहां पर खुदाई करने पर मिले जो तीन मंजिले मकान हैं, वो भी इस गवाही को देते हुए लगते हैं कि इसका अंत इन बाढ़ों से हुआ होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य पश्चिमी दिशा से एक एक करके आए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष बाद आर्यों का प्रवेश माना गया है। पश्चिमोत्तर दिशा से ही भारत में अनेक कबीलों और जातियों का प्रवेश हुआ। बाद के युगों में भी अनेक जातियां आई और यहाँ घुल मिलकर रह गई। आगे है टॉपिक बच्चों आपका प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। लेखक का कथन है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम इतिहास वेद ही है। वैदिक काल के निश्चित समय के विषय में ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय विद्वान इसे बहुत पुराना मानते हैं, किंतु यूरोपीय विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। किंतु मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन ग्रंथों को और भी अधिक पुराना माना जाने लगा। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। आर्य अपने साथ भी उन विचारों को लेकर आए थे जिनसे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अजीब सी समानता है, अद्भुत समानता है। आगे अपना टॉपिक है बच्चों वेद। वेदों का महत्व इसलिए है कि विचारों की आरंभिक दशा में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने विचारों को व्यक्त किया। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों का सरल और सहज अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा और देव पूजा नहीं है। वेदों से पता चलता है
कि वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति बहुत उमंग थी। यही कारण है कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे आत्मा के अस्तित्व पर भी कम विश्वास करते थे। ऋग्वेद मानव जाति का पहला ग्रंथ है। इसमें मानव के आरंभिक विचार मिलते हैं। इस ग्रंथ में प्रकृति के सौंदर्य और रहस्यों के प्रति जिज्ञासा का भाव है। इस ग्रंथ में मानव के आरंभिक साहसिक कार्यों का रिकॉर्ड भी मिलता है। इसमें मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्यों पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। आगे टॉपिक है बच्चों आपका भारतीय संस्कृति की निरंतरता। भारतीय संस्कृति में यह आरंभ से ही देखा जा सकता है कि सभी परिवर्तनों के रहते हुए भी वो निरंतर बनी रही। यहाँ का साहित्य, कला, दर्शन, नाटक, जीवन के सभी क्रियाकलाप विश्व दृष्टि के अनुरूप स्वरूप पाते रहे हैं। यहाँ इसकी एक विशेषता भी देखी गई है कि इसमें जाति व्यवस्था का आरंभ हो गया था, जिसके कारण समाज ऊंच नीच या विशेष साधारण वर्गों में बंट गया था। जाति प्रथा का उद्देश्य भी समाज को मजबूत करना था। भारत के लोगों के बाहरी जातियों के साथ भी संपर्क बने रहे। आगे टॉपिक है बच्चों आपका उपनिषद। उपनिषद जो है वो भारतीय आर्यों के चिंतन के दस्तावेज हैं। इनमें वैज्ञानिक पद्धति के तत्व स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इनमें आत्मा और परमात्मा के विषय में उल्लेख किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज के आपसी मतभेद को कम करके एकता पर बल देना है। इनमें जादू टोने, पूजा पाठ की अपेक्षा कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। इसमें निराकार ईश्वरीय सत्ता के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। इसमें प्राणी को यात्री कहा गया है, यात्री कहकर संबोधित किया गया है तथा उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। आज ये लेसन बच्चों हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। और अभी इस लेसन जितना हमने रीड किया इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर रही हूँ, वो राइट भी कर लेना। और थैंक यू।